अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जो सवाल पूछा जाता है वो इल्हाकी मादा के बारे में पूछा जाता है कि इल्हाकी मादा क्या है, इल्हाकी मादे से कौन से अज़ा बनते हैं और इसकी खिल्त कौन सी है, इल्हाकी जो अज़ा हैं इनकी खुराक क्या है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो इस बारे में कन्फ्यूज़न पाई जाती है। तो दोस्तों, जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते, ठीक है, और गुमराही में या उसमें मुब्तला रहेंगे। तो सबसे पहले जब तक आपको इल्हाकी मादे की तारीफ़ मालूम नहीं होगी आप कुछ भी नहीं समझ सकते। इल्हाक अंग्रेज़ी में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कनेक्शन, CONNECTION, मिलाप, जोड़ना, मुल्हिक, ये सब इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अब हमें मालूम हो गया कि इल्हाक का मतलब है जुड़ना। अब देखें, ये मेरा एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ये दोनों मिल गए, इसको हम कहेंगे इल्हाक, ठीक है, ये इल्हाक है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये इल्हाक है, ठीक है। तो अब हम आपको इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता देते हैं। अगर आपने इल्हाकी मादा या इल्हाक को समझना है तो आपको सबसे पहले इंसानी तख्लीक को देखना होगा। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा फरमाया तो उसके लिए जो लवाज़मात इकट्ठे किए गए, मिट्टी, पानी, हवा और आग, ठीक है, इनसे अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। जो बुनियादी मिट्टी थी बेजान थी, ये बुनियाद बनी, ठीक है, ये इंसानी ढांचे की बुनियाद बनी। इस मिट्टी ने जब पानी से इल्हाक किया, इस मिट्टी ने जब पानी से इल्हाक किया तो ये गारा बना, ठीक है, गारा बना। और पानी की जो कैफियत थी, इसकी मिट्टी की सर थी, पानी की तर थी। इस गारा नुमा मिट्टी ने जब हवा से इल्हाक किया तो ये फिर खुश्क होने लगा, ये पुतला खुश्क होने लगा। इस हवा की जो कैफियत थी ये खुश्क थी, ठीक है। अब जब ये गारा नुमा खुश्क मिट्टी से बने पुतले में रूह फूंकी गई तो उससे हरारत पैदा हुई और हरारत से ये इंसान जो है ये इसमें हयात पैदा हो गई, ठीक है। तो गोया ये मिट्टी जो थी ये बुनियाद थी और इसने जब पानी, हवा और आग से इल्हाक किया तो इंसान बन गया, ठीक है। तो गोया मिट्टी बुनियाद थी और ये बाकी जो तीन चीज़ें थीं ये हयात थी और ये जो चीज़ थी ये बुनियाद थी। अब इससे जो चीज़ थी वो इंसान बना, ठीक है, ये इंसान बना और ये इंसान जो है वो मर्द था। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से इस मर्द को उसका पार्टनर दिया, ठीक है, जो कि औरत थी, ठीक है, ये अवलिन इंसान थे। इसके बाद अब इन्होंने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाया तो इन्होंने आपस में मिलाप किया, इल्हाक किया, ठीक है, ताकि नस्ल को बढ़ाया जा सके। इस मर्द से स्पर्म आया और इस औरत से ओवम आया, ठीक है। इन्होंने जब इल्हाक किया तो इस बुनियादी मिट्टी की तरह यहाँ पर भी जो खलिया बना वो बुनियादी खलिया था, इल्हाकी खलिया था, ठीक है। इस इल्हाकी खलिये से उज़लाती खलिया बना। उज़लाती
خلیہ سے غدی خلیہ اور غدی خلیہ سے اعصابی خلیہ، ٹھیک ہے۔ اب اس اعصابی خلیہ سے مرد میں سپرم بنے اور عورت میں اووم بنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلسلہ پھر جاری ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ الحاقی خلیہ، عضلاتی خلیہ، غدی خلیہ، اعصابی خلیہ۔ الحاقی خلیہ سے ہڈیاں بنی، جس طرح اس کو ہم نے بنیاد کہا، جیسے یہ مٹی بنیاد بنی۔ عضلاتی خلیہ سے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر جگر و غدود بنے اور آخر میں دماغ بنا، اور دماغ آپ جانتے ہیں کہ کتنی عمر تک جو ہے یہ بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہڈیاں بنیاد بن گئیں۔ اب اس سے جو عضلات تھا قلب بنا، غدی خلیہ سے جو ہے وہ جگر بنا اور عصبی خلیہ سے دماغ بنا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح یہ مٹی بنیاد تھی، یہ ہڈی بنیاد بن گئی۔ جس طرح پانی، ہوا اور آگ نے حیات کا کام کیا، یہاں پر انسانی جسم میں بھی یہ حیاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے بلغم، یہاں سے صفرا اور یہاں سے سودا۔ اب انہوں نے جب جا کر ہڈیوں کے گودے میں الحاق کیا تو اس سے جو چیز بنی وہ تھا خون، ٹھیک ہے۔ تو یہ خون بن گیا۔ اب ہم اس کو مزید آگے سمجھاتے ہیں کہ الحاقی مادے کی صورت جو ہے وہ مختلف جگہ پر مختلف ہوتی ہے۔ اب انسانی جسم میں جو الحاقی مادہ ہے وہ سیمنٹ، بجری یا تغار کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کو الحاق کرتا ہے، ملائے رکھتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں بن جاتی ہیں، خون بن جاتا ہے، تو خون ہمارے جسم میں سب سے بڑا الحاقی مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ جس عضو ہر عضو کی خوراک جو ہے وہ خون ہے، اور جہاں خون نہیں جاتا وہ حصہ جو ہے وہ باقی جسم سے کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جہاں خون الحاق نہیں کرتا وہ حصہ کٹ جاتا ہے، اس کو ہم فالج کہتے ہیں یا پھر گینگرین کہتے ہیں، یا یہ ساری چیزیں جو ہیں کہتے ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو الحاقی مادہ ہے تو اس کی خوراک کیا ہے۔ الحاقی مادہ یعنی الحاقی مادے سے ہڈیاں بنی، تو ہڈیوں کی خوراک کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ الحاقی سیل جو ہے وہ مرد کے سپرم اور عورت کے اووم سے بنا، ٹھیک ہے۔ اب اس سپرم میں عضلاتی، غدی اور اعصابی تمام خواص موجود تھے، اور اس اووم میں بھی اعصابی، عضلاتی اور غدی سب خواص موجود تھے۔ تو انہوں نے جب الحاق کیا، ٹھیک ہے، اور جب خون بن گیا تو خون ہی ہڈیوں کی غذا بھی ہے، اور ہڈیوں کی غذا سودا بھی ہے، صفرا بھی ہے اور بلغم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحاقی ٹیشوز یا الحاقی عضو کی جو خوراک ہے اس میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو مزید میں وضاحت کرتا جاؤں کہ ہڈیاں جو ہیں یہ الحاقی عضو ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہڈی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ہڈی بڑھ جاتی ہے۔ جن لوگوں میں ہڈیاں بڑھتی ہیں ان کے قد بہت لمبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بلغم ہو گئی۔
कुछ लोगों के कद जो है वो बहुत छोटे होते हैं, बोने कद के, ये सौदा हो गया, यानी हड्डी की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, हड्डी बढ़ जाती है, ये बलगम की वजह से है, हड्डी की पैदाइश कम होती है, लोग बोने होते हैं, पस्ते कद के होते हैं, ये सौदा है। हड्डियां जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं हरारत की ज़्यादती की वजह से, ये सफरा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें ये मालूम हो गया कि हड्डियाँ जो कि इल्हाकी मादे से बनी हैं, उनकी खुराक में ये तीनों शामिल हैं, और जब इन तीनों में किसी एक में ज़्यादती हो जाती है, अगर बलगम की ज़्यादती हो जाती है तो हड्डी बढ़ जाती है, अगर सौदा की ज़्यादती हो जाती है तो हड्डी की ग्रोथ कम हो जाती है, लोग बोने रह जाते हैं, पस्त कद रह जाते हैं, और अगर सफरा ज़्यादा हो जाते हैं तो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। यानी ये चीज़ भी आप समझ लें। अब एक और चीज़ हम आपको बताते हैं कि कुछ लोग जो है वो खून को 4 अखलात कहते हैं। तो अब हम उनको क्या समझाएं जिनको समझ नहीं आती। तो खून को जो है वो मैं आपको एक सादा सी मिसाल से समझाना चाहूँगा। आप शरबत बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप चीनी लेते हैं, पानी लेते हैं, बर्फ़ लेते हैं, ठीक है। इसके मुरक्कब को आप शरबत कहते हैं, ठीक है। ये शरबत है, इसको आप ना बर्फ़ कहेंगे, ना पानी कहेंगे, ना चीनी कहेंगे। अब इस शरबत को आप रिवर्स करते हैं, ठीक है। इसमें से बर्फ़ भी निकाल लेते हैं, ठीक है, पानी भी निकाल लेते हैं, यानी मनफी कर लेते हैं, और चीनी भी मनफी कर लेते हैं। तो आपके पास बाकी कुछ भी नहीं बचता। तो फिर ये शरबत कहाँ गया? इसका मतलब है कि ये जो शरबत है इसका वजूद इन चीज़ों से है, और जब ये चीज़ें निकल गईं तो आखिर में कुछ भी ना रहा, ठीक है। ये एक सादा सी मिसाल है। अब खून की मिसाल समझ लें। ये खुराक हमने खाई, ठीक है। इस खुराक से बलगम बनी, सौदा बना, प्लस सफरा बना। इसके मुरक्कब को हमने खून का नाम दिया, ठीक है। ये खून बलगम, सौदा और सफरा रहकर जिस्म में चल पड़ा। इसने सफरा जो है ये जिगर को दिया ताकि वो अपने अफ़ाल जारी रख सके। सौदा जो है वो इसने कल्ब को दिया, और बलगम जो है वो इसने दिमाग को दी। तो जब ये तीनों चीज़ें निकल गईं तो बाकी जो है वो फिर कुछ नहीं बचता, ठीक है। बिल्कुल उसी शरबत की तरह, यानी बलगम, सौदा और सफरा के मुरक्कब को हमने खून कहा, और जब यही चीज़ें हमने सफरा भी मनफी कर लिया, सौदा भी मनफी कर लिया और बलगम भी मनफी कर लिया, तो बाकी कुछ भी नहीं बचा। तो इससे साबित होता है कि खून का वजूद जो है वो इन चीज़ों से है, और जब ये चीज़ें निकल जाती हैं तो बाकी चौथी कोई चीज़ नहीं बचती। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बारे में कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं।